We are on page number 210, 74th point. चलो स्टार्ट। मैं पढ़ूं थोड़ा सा, हाँ मैं पढ़ती हूँ, बाद में तुम लोग पढ़ो आगे। चलेगा। Basic means for knowledge. Freedom from pride, deceit, etc. 30th para. To achieve all this, the firm foundation of moral sadhana is a sine qua non. Sine qua non means इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये शायद फ्रेंच का फ्रेज है। We should discern between truth and untruth and follow truth. पहले तो ये समझ में आना चाहिए ट्रुथ क्या है, अनट्रुथ क्या है। पहले उसको डिसर्न करो, समझो, और फिर ट्रुथ पे चलो। बेसिक मीन्स फॉर नॉलेज है ये, ठीक है। वी शुड डिसर्न बिटवीन द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। एंड स्टिक टू द इसेंशियल, जो जरूरी है उसी को करने का। वी शुड थ्रो अवे द शेल एंड कीप द पर्ल। समुद्र में से मोती निकालो तो पर्ल्स तो रख लो, मोती रख लो, और वो पूरा फेंक दो बाकी का। दिस इज हाउ वी शुड बिगिन अवर क्वेस्ट। अब ये सोच, दिस इज बिगिन, ये समझ में आ रही है, बात पकड़ में आ रही है। टॉपिक क्या है? बेसिक मीन्स फॉर नॉलेज। और उसका सब टाइटल क्या दे रहे हैं? फ्रीडम फ्रॉम प्राइड, डिसीट, एटसेट्रा। यानी नॉलेज बेसिक मीन्स जो है इज फ्रीडम फ्रॉम प्राइड एंड डिसीट। तो प्राइड और डिसीट एटसेट्रा से फ्रीडम लेने के लिए नॉलेज चाहिए, ये मतलब हुआ। और नॉलेज के लिए इनसे फ्रीडम चाहिए, मेन तो वो बात है। अच्छा, इस रास्ते के पर यदि शुरुआत करनी है, इन सब चीजों से फ्रीडम चाहिए, तो शुरुआत में क्या करना है? डिसर्न, विवेक, भेद, कि सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, और बेनिफिशियल काम की चीज क्या है, नकामी क्या है। इस प्रकार से भेद कर सकना आना चाहिए। ये तो अपने सांख्य के क्लास के जैसा हो गया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पहले तो भेद आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, विवेक बुद्धि। हाँ और वीसीटी में अपन करते यही है कि फेंकना क्या है, रखना क्या है। तो सबसे पहले ना, मेरे को ये फ्रेज बड़ा अच्छा लगा, बिगिन अवर क्वेस्ट। ये जो जिज्ञासा है उसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए। जानने की जिज्ञासा चाहिए, पहले तो जानना है तो। और उस जिज्ञासा है तो पहले इस जिज्ञासा को पूरी करो। वाह, बहुत अच्छा लिखा। वी शुड प्रोसीड फर्दर थ्रू आवर ओन एफर्ट्स एज वेल एज गॉड्स ग्रेस। पिछला पूरा पॉइंट गॉड्स ग्रेस के ऊपर था, कैसे गॉड ग्रेस के ऊपर आना है। हम लोगों ने क्रिया योग उसमें सारा देख लिया, यम नियम भी, ये नियम वाले तपस्वाध्याय भी देख लिए, क्रिया योग भी देख लिया, तो गॉड्स ग्रेस तक कैसे आना है वो भी देख लिया। एंड अवर एफर्ट एंड गॉड्स ग्रेस, खुद का भी एफर्ट लगाना है और गॉड्स ग्रेस से भी शुरू करना है। वही जो लास्ट के अंदर एक्सपीरियंसर वाला डेफिनेशन था, वहीं से शुरुआत करनी है। यानी डिसर्न करने के लिए भी दोनों चीजें चाहिए, खुद का भी एफर्ट चाहिए
सब और भी गॉड्स चाहिए। ग्रेस भी चाहिए। तो ये तो शुरुआत है, शुरू में ये चाहिए, लास्ट में नहीं। If we have learned to make the distinction between body and soul, it will be immensely useful. In this context, I am reminded of Jesus' crucifixion. Wow, we are reading it on the next day of Christmas. While he was being crucified, words came to his lips, "Oh God, why are they tormenting me?" But he immediately collected himself and said, "Thy will be done, Lord. Forgive them, for they know not what they do." This example of Jesus has a profound significance. It shows the extent to which the self should be dissociated from the body. Jesus' life shows how far we should and could progress. Here, a point has been reached where the body has dropped like rind. Rind यानी cover, जो छिलका होता है ना वो. Whenever I think of disengaging the soul from the body, Jesus' life stands before my eyes as a perfect example. It shows how there could be complete dissociation from the body, how the link with the body could be almost severed. Severed यानी तोड़ना, ब्रेक करना, अलग करना. यानी कि ये मुमकिन है. अपने आप को सोल समझो और बॉडी तुम्हारा जस्ट उसका कवर है. ये मुमकिन है. जीसस इज लाइफ इज टेलिंग यू दैट दिस इज पॉसिबल. चलो अभी तुम लोग पढ़ो. 31 para. Without the power to discern between truth and untruth, we cannot distinguish between the body and the self. This discrimination, this knowledge should become a part of our being. We associate jnana, knowledge, with knowing, but knowing through reason only does not lead to true knowledge. Eating does not just mean stuffing the mouth with food. Food should be properly chewed and it should get digested and converted into blood, which would then run through the veins. Only then the action of eating is complete in the true sense. Sorry. Likewise, intellectual understanding is not enough. Knowledge should be fully assimilated. It should become a part of our being and should get reflected through every action of ours. We should reach the state when all the organs of action and perception work with full consciousness. The Lord has therefore given a beautiful definition of knowledge in this chapter. The attributes of knowledge are similar to those of Sthita Pragya. The Lord has enumerated 20 attributes, including humility, deceitfulness, non-violence, uprightness, and forgiveness. The Lord has not only declared that these attributes constitute knowledge, He has also said that whatever is opposite of this constitutes ignorance. Knowledge is nothing but the sadhana done in its pursuit. Socrates used to say, virtue is knowledge. The end
the means are identical. वही योग, जो अंतिम पड़ाव है उसको भी योग बोलते हैं, और जो साधना है जिससे योग प्राप्त होता है उसको भी योग बोलते हैं. The end and the means are identical. तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो हमको मालूम है 20 कौन से हैं, है ना. हम उनको रोज पढ़ भी लेवे, चांट भी कर लेवे, प्रवचन भी दे सकते हैं उस पे शायद, है ना, बात कर सकते हैं. तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुआ. लेकिन वो कितना अच्छे से उन्होंने बताया है कि खाना मुंह में डाल दिया उतना काफी नहीं है. इंटेलेक्चुअल वो आज हुआ कि मुंह में अरे ठूस दिया. सही है, आज ही मतलब मैंने ना ऐसे करके ऐसे शीरा खाया, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको वाटी में लेना चाहिए, एक एक स्पून खाना चाहिए। खाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ इतनी आज वही भाषण, वही लिया, बात इसमें आ भी गई. खा लिया। और खाते खाते ही काम पे लग भी गई मैं। बाप रे, मैंने बहुत गलत, ये अधर्म हो गया। एक एकदम वाटी में अधर्म लेना हो गया. चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए, एक दो लंबी बिल्कुल गहरी सांस। इज्जत होनी चाहिए ना. शरीर में जो हाँ डाल रहे हो वो हवन कर रहे हैं, हाँ, और वो शरीर को लगेगा तभी. जैसा तैसा तो नहीं। लेकिन ये मेरे को बाप रे, कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा, कि वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज वाला, नॉलेज इज लाइक स्टफिंग इन द माउथ. वेरी। तो एंड सुमति, देन क्या बोलती तू, और कितना नॉलेज इकट्ठा करना है? हाँ, और कितना इकट्ठा करना है? ये भी जानना है, वो भी जानना है, वो भी जानना है, वो भी जानना है, मुंह में भरे रखने मुझे का है. मुझे भी ऐसा है, ये बुक भी लेनी है, वो बुक भी लेनी है, मैं कब पढ़ूंगी मुझे पता ही नहीं है। खाली बुक लेना फिर भी ठीक, कलेक्शन है, लेकिन पर ऐसा रहता है कि कब लेके रखे, जब भी टाइम मिलेगा तभी रीड तो कर सकते हैं ना, ऐसा। लेकिन जो टाइम मिलता नहीं है वो तो ले आओ और अभी पढ़ना शुरू कर दो तो हो जाता है. हाँ वो भी है। और उसको करने की जरूरत क्या है, नॉलेज शुड बी फुल्ली एसिमिलेटेड, यानी पचना ये चाहिए. फिर इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग. एसिमिलेशन में पचने के अलावा बॉडी में एब्जॉर्ब करना भी आता है. फूड बराबर का है। एसिमिलेशन जो बोलते हैं, कि वो पचा लिया और फिर बॉडी ने उसको रक्त में ले लिया. तो वो होना चाहिए पार्ट ऑफ अवर बीइंग. खून में लेके उसको जगह जगह पे पहुंचा दिया जहां उसकी जरूरत है. दैट इज पार्ट ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर बीइंग. तो खाली दिमाग में रख के नहीं है, फिर वो अपने पार्ट ऑफ द बीइंग बन जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाएगा. अपन मेरे पास में तुम लोगों ने कई बार सुना होगा बिहेवियर ट्री का जो कॉन्सेप्ट था. तो वो बिहेवियर इज ओनली द आउटसाइड, लेकिन वो आउटसाइड में कब दिखेगा? फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स वैसे होंगे जैसा उसका बीज और जड़ होंगे. तो खाली बिहेवियर चेंज करने से कुछ मतलब नहीं है, वो बिहेवियर में अपने आप अंदर से आना चाहिए. तो बिहेवियर अपने आप लास्ट में चेंज हो. दैट्स व्हाट ही इज आल्सो सेइंग, कि फाइनली वो एक्शन में दिखाई देना चाहिए तुम्हारे. तो सुमति, खाने को पचा और एक्शन में ला. बहुत इकट्ठा कर लिया है तूने, वो सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी, है कि नहीं? तो सड़ाने का नहीं, जानबूझ के क्यों नुकसान करने का. स्टार्टिंग कहां से होता है नॉलेज का? डिसर्न, यूजफुल, अनयूजफुल. टेक द पर्ल्स, थ्रो विद द शेल. तो वो कम करेगी. चल, लास्ट पैरा. Although the Gita mentions 20 attributes, which are also means, Jnanadeva has reduced them to 18.
he has written on them with a rare earnestness. The Gita contains only 5 verses listing these attributes, but Gyanadeva has elaborated them in 700 verses. He is eager to see that these attributes permeate the society and the glory of the God as truth shines throughout the society. He has put in all his spiritual experience for the elucidation of these attributes. Marathi speaking people will always be indebted to Gyanadeva for this. He was a personification of these attributes. His empathy with all the creature was so great that even a buffalo was whipped. Marks of the lashes were seen on Jnanadeva's back. Jnaneshwari, his commentary on the Gita, emerged out of such a compassionate heart. Jnanadeva's elucidation of these attributes should be read, reflected upon, and assimilated. I consider myself fortunate for having got an opportunity to read Jnanadeva's beautiful writing in the original. I would consider myself blessed even if I get another birth, as I could then again have his sweet words on my lips. The essence of this is that all of us should go on rising higher and higher, dissociated body from the self and trying to make the life divine, to fill our being with God. ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, ज्ञानेश्वर है। उनकी है ना, उनकी ज्ञानेश्वरी गीता अलग से है। मतलब उन जैसे विनोबा जी ने कैसे टॉक लिखा है, वैसे उन्होंने उनकी गीता हाँ श्रीमद् भगवत के ऊपर से एकदम। उन्होंने खुद की, बहुत बड़ी है हाँ, वो बहुत तो इतनी देखना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में 700 वर्सेस है। हाँ वही तो उन्होंने बताया है कि उनकी जो गीता है ज्ञानेश्वरी खाली स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं 20 के उन्होंने 18 ही कर दिए, लेकिन फिर भी उसके 700 वर्सेस हैं। तो मेरे डैडी के 700 श्लोक तो सिर्फ उसी के हैं। मेरे डैडी के पास से इतना जाड़ा है, हाँ। बट है मतलब वो रीड नहीं कर सकते, ऐसा फट गया है, बहुत पुराना, बहुत मतलब ओके। मेरे दादा के दादा के दादा के ओ टाइम का है, बहुत इतना जाड़ा। बुक मुझे दिया था, मैंने वापस दे दिया। मैं बोली पढ़ू कैसे इसको। मेरे दादा रीड करते थे ज्ञानेश्वरी गीता। ये अच्छा बोला 13 चैप्टर, मजा आया हर एक पॉइंट्स के अंदर, है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लाइन, the essence of this is that all of us should go on rising higher and higher. लास्ट का थर्ड लाइन, हाँ, अल्टीमेटली बॉडी और सोल को अलग समझो और अपने आप को डिस्टिंक्शन ऊपर बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। जो टाइटल दिया है वही लास्ट लाइन है ना? चैप्टर का टाइटल ही यही है ना? यस, डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। तो लास्ट में लिखा है डिसोसिएटिंग द बॉडी फ्रॉम द सेल्फ एंड ट्राइंग टू मेक द लाइफ डिवाइन टू फिल आवर बीइंग विद गॉड। पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर दिया। तो खाना पचाओ। अच्छा था। चलो, ओ वाओ, माय फेवरेट, गुणस। चलो स्टार्ट Chapter करें। 14, the gunas, developing them and going beyond them. Beyond the world of gunas करके हमने फाउंडर जब गुजर गए थे तो
18 नवंबर उनकी एनिवर्सरी जब आई, फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी, तभी डॉक्टर जयदेव ने 3 दिन का प्रोग्राम रखा था योगेंद्र जी के लाइफ के ऊपर। टाइटल था बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ गुणस। तो उसके अंदर जो मेन थीम था बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ गुणस, वो मेरे को प्रेजेंट करना था। और पूरा उसके ऊपर एक पूरा प्ले बनाया था, और उसमें एक योगेंद्र जी बनाए थे, और फिर पूरा उनका लाइफ हिस्ट्री बताया था, और फिर कैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे हाउ हिज लाइफ शोड हाउ ही लिव्ड बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ गुणस। वो है कैसे? आर्टिकल अपना, वो यानी जो भी मेरा पूरा स्पीच था उन लोगों मैम ने तभी सब आर्टिकल की तरह। रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तभी रिकॉर्डिंग कहाँ से होगा, लेकिन हाँ तब। आर्टिकल है वो पूरा, उसमें छापा था योगा जर्नल में, अपने योगा एंड टोटल हेल्थ में। मैम तो वो कैसे, मतलब कैसे थे जय योगेंद्र जी, कैसे थे? कैसे यानी? मीन्स मतलब वो कैसे जीते थे, कैसे थे? योगेंद्र जी, he was a very aggressive live yogi, yeah. And but he would always say that Jaydev is a better yogi than I am. अच्छा। मैंने उनका पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी, वो हाँ, बायोग्राफी रेसलर पढ़ना थे। चाहिए योगेंद्र जी का। हाँ तू वो पढ़ लेगी तो पूरा ही उनके बारे में पता चल जाएगा। सब वो कैसे थे, फिर उन्होंने अपने आप को और कैसे वो चेंज इतना अच्छे किया। से लिखी है ना वो बुक, हाँ यानी बहुत बिना अच्छे मतलब से की लिखा। डिटेल्स नहीं है उसमें, हाँ है ना, टू हाँ द पॉइंट है, हाँ। और स्मूथ लिखी हुई है कि तुम एक बार उठाओ तो जल्दी से छूटेगी नहीं, पूरा करके ही छोड़ोगे। बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, हाँ मोटी भी नहीं है, बायोग्राफी इट इज छोटी थी जस्ट इसलिए राइट। मैंने फिर। बहुत अच्छा लिखा है। तो अच्छा लगता है कि ऐसे एक व्यक्ति के संपर्क में आए हम, who has हाँ lived the life beyond the world of gunas. यस, मैंने तो देखो, मैंने तो जयदेव जी को भी नहीं देखा, बट ठीक है, सुन तो रहे हैं उनके बारे में, बहुत सारे लोग ऐसे वो सुनते भी नहीं है, हम्म। को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई है योगा में रह के भी। बहुत सारे लोग उनके संपर्क में आके भी उनके साथ में संपर्क में नहीं थे। अच्छा। They would be afraid So to go they to didn't take Dr. Jaydev. advantage of being with. They would rather talk to हंसा जी, क्योंकि डॉक्टर जयदेव ऐसा टास्क दे देंगे कि तुम पूरा नहीं करो तो तुम्हारे को कैसे वापस आंख मिलाओगे तुम। अच्छा। हाँ, क्योंकि ही वॉज वेरी स्ट्रेट। हंसा जी थोड़ा प्यार से सहन करके माफ कर देगी। उनके पास में माफ करने वाले यानी पनिश करने वाली बात तो नहीं थी, बट एट द सेम टाइम if he has given you a task and if you don't do it, you yourself are ashamed to go back and face it. वो उस प्रकार का फर्मनेस था। He was a no nonsense person, इसलिए हर कोई उनके पास जा नहीं सकता था। Really had to be sincere. तो आई फील लकी कि हमारे को तो वो सामने से बुला के बोलते थे कि भाई ये काम करो। वो कैसे करते थे मैम साधना, मतलब योग, प्राणायाम, आसन? कर्म योग, whole day he would be involved in the institute's work. अच्छा। His work was his sadhana. He does not propagate and he did not believe, he never allowed anybody to sit with eyes closed and do sadhana. वो साधना नहीं है। अच्छा। Being in a state of joy, being present, being witness while doing everything that you have to do. मैंने ओके। बताया ना, एक बार 40 डेज की टूर पे गए थे हंसा जी, और वो जो बुक है ना, योगा ऑफ केयरिंग। अमेरिका गए ना? अमेरिका योगा ऑफ केयरिंग 3-4 जगह पे गए थे, तो उसके अंदर वो सारे टॉक्स रिकॉर्डेड हैं।
जो उन्होंने उस टूर पे दिए थे। तो वो जब गए थे तो ऑब्वियसली जो भी इंस्टीट्यूट के काम है, योगेंद्र जी जिंदा थे तभी, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड टू एवरीथिंग हिमसेल्फ। इंस्टीट्यूट के सारे काम सौंप दिए थे योगेंद्र डॉक्टर जयदेव को। तो उनके जितने भी काम है, क्लासेस हैं वगैरह, सब चालू। 40 दिन के लिए बंद तो नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट, तो सब कोई को बांट दिए गए थे। एक बार योगेंद्र जी उनको हंस रहे थे कि जयदेव would do all this all alone every day, and 40 of you together can't do it for just 40 days. क्योंकि थक जाते थे उनका सारा काम करते करते वो सब, और जिसमें कि सभी को छोटा छोटा हिस्सा दिया हुआ था, ये नहीं था कि पूरा काम कोई एक जन कर रहा है। तो हंसते थे योगेंद्र जी उन पे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जयदेव वाज ट्रू लिविंग सांख्य योगी बोलो, कर्मयोगी बोलो। हर एक काम उनका, यानी उनको देख के तुम अपनी घड़ी मिला सकते थे कि इस समय ये कर रहे हैं यानी कि इतने बजे हैं। वो हाँ, so he was not dependent on the time was dependent on him. क्या बात है। इतना वाह। मेटिकुलस सब, और अवेयरनेस वाज सो हाइटन्ड कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे उनको समझ में आ जाता था कि कहाँ क्या हो रहा है। एक बार एक साधक है हमारे, वो बहुत डाउटिंग टाइप, बहुत शुरुआत के दिनों में उन्होंने जस्ट आना शुरू ही किया था जस्ट, और उनको बहुत ये था कि कहाँ तो कोई गलती ढूंढे। I don't know, you may have heard at least of Sirish. So he stepped into the office. Dr. Jaydev was sitting there, and as he came, he told him, no, Dr. Jaydev was in his room. हाँ, वो अंदर पीछे उनका कैबिन था, उसको कॉकपिट बोलते थे हमेशा, और बाहर डेस्क के ऊपर शायद हंसा जी थी, हाँ हंसा जी बैठी थी। तो वो अंदर से आए इसकी आवाज सुन के, और उसको बोलते हैं, कैन यू डू मी अ फेवर, just go to the back gate, and there are 2-3 boys who are trying to jump over the gate, just shoo them away and come. और बोल के वो वापस अंदर चले गए। ये खड़ा खड़ा पागल है कि ये आदमी, अंदर ऑफिस में से निकल के आया है, रूम में से, छोटा सा रूम था उनका, ऑफिस एक अलग से बना रखा था, तो वहां पर जब होते थे तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता था, वो खुद ही आएंगे बाहर तो आएंगे। तो हंसा जी ने बोला कि what happened, what are you waiting for? But how can he know somebody is at the back gate, he's sitting inside here, you at least go and check, no? If he's saying, why don't you go and check? अब उतना insist किया, तो he went, and right enough there were 3 boys who were trying to jump over the gate. तो उनको जरा धमका के आया, चेक करके आया, मान गया, because he was such a doubting Thomas. तो उसका faith जगाने के लिए उसी को सेलेक्ट किया। उसके बाद में उसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। क्या लगता है मैम ऐसा सुन के इनके बारे में? तो वो गुणातीत हुए कि नहीं हुए? There was no way for him to see the gate from his office. How did he know? It is just being present and aware.
we can be in harmony with our surroundings. गुणातीत, गुणों से बंधन नहीं है, बल्कि गुणों के ऊपर अपना वश है. हम गुणों के अधीन होते हैं कि जैसे हमारे गुण काम करते हैं हम वैसे काम करते हैं. हम गुणों के अधीन हैं. गुणातीत होने का मतलब है कि गुणों को हम अपने हिसाब से चलाते हैं. ऐसा होना चाहिए. चलो, कौन पढ़ रहा है? पढ़ रही हूँ. The gunas, developing them and going beyond them. 75. Analysis of Prakriti. First one. अपने को तो Brothers, मना है, पर प्रकृति अपन जो सांख्य में पढ़ते हैं, that is the word प्रकृति here. brothers, the 14th chapter, in a way, complements the last chapter. The self has really nothing to achieve. It is complete and perfect in itself. The natural movement of the self is upward. But just as any object is dragging down by a heavy weight tied to it, the self is pulled down by the body. We saw in the last talk that progress is possible if, by some means, the body and the self could be separated. This is certainly difficult, but the reward that we shall have will also be great. If we could break the fetters, the body that binds the self, we shall experience joy, great joy. Then the suffering of the body would not make us miserable. We would then be free. Who can rule over a man who has conquered his body? One who rules himself is the master of the universe. Therefore, end the domination of the body over the self. The pleasure and pain of the body are still all aligned. They have absolutely no connection with the self. ये जो है, one who rules himself is the master of the universe. Mr. Desai converted this into a activity, a game. Story बनाया था, sorry. Dr. Jaydev used to tell this as a story. Okay, the Sunday morning, father was busy reading the newspaper. Little Krishna was again and again wanting father's attention. So calling him out for this thing and that thing. So the father thought of keeping his baby Krishna busy. He got a world map and cut it into several pieces and gave it to his son. He says, just put this world map right. He thought if he keeps the boy busy, he'll be able to read the newspaper. So the boy took that, and in no time, he was back to the father and showed him the map was complete. The world map was set right. Now it was time for father to put away the paper and sit and ask him as to how did you do it so fast? Said it was easy. Behind the world map, there was a picture of a man. I put the man right, and the world became right. So put the man right, the world becomes right. मस्त. सोचा भी नहीं होगा ऐसा कोई आंसर हो सकता है ऐसा.
So one who rules himself is the master of the universe. So put the man right, the world will be right. And who that man is? You. सही. तो ऐसा एक्टिविटी देने का बच्चे लोग को, एक तरफ वर्ल्ड मैप बनाने का, एक तरफ उसका खुद का पिक्चर बनाने का, और फिर उसको जिक्सॉ पजल सेट करने के लिए देने का, है कि नहीं? Yes. चले आगे. आगे चलो. I had given the example of Jesus Christ to give an idea of the extent to which one should dissociate oneself from the pleasure and pains of the body. Jesus shows how peaceful and cheerful one should be even when the body is succumbing to death. But separating body from the self need discriminate on one hand and restrain on the other. Tukaram has spoken of Viveka Sahit Vairagyanche Val. Strength of non-attachment is association with discrimination. Discriminant and non-attachment Vairagya, both the necessary. Non-attachment means, in a sense, self-resistance and endurance. The 14th chapter shows how we could proceed towards self-restraint. ओके, The तो लास्ट वाले में डिसर्नमेंट बता दिया, अब इस चैप्टर में सेल्फ रिस्ट्रेन. इसलिए दिस चैप्टर इज अ कॉम्प्लीमेंट, रादर कंप्लीशन, सप्लीमेंट टू द प्रीवियस चैप्टर. ऐसा बोल के जो शुरू किया, और फिर यहाँ पर बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो क्राइस्ट वाला जॉय यदि चाहिए, जहां सेपरेशन था ऑफ द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, तो इसके अलावा रिस्ट्रेन ऑन द अदर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ये डिसर्नमेंट भी चाहिए, और जो रिस्ट्रेन चाहिए उसके बारे में अभी बता रहे हैं. तो द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन अटैचमेंट इन एसोसिएशन विद डिसर्नमेंट. असल में ये भोग और अपवर्गी हुआ ना. बहुत पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता था भोग क्या रहता है, अपवर्ग क्या रहता है. बट बाद में मैंने वो स्वामी जी से सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे को खुद को ही समझ में आ गया कि वैराग्य इज द अपवर्ग. हाँ. सेल्फ रिस्ट्रेन अच्छा ट्रांसलेशन है ना वैराग्य का. एक मिनट है मैम, बैटरी लो हो गई है, मैं लगा देती हूँ. The oars, people, the boat, but the 14th chapter shows how we could proceed towards the self-restraint. The oars propel the boat, but the rudder sets the direction. The oars and rudder both are necessary. In the same way, discrimination and self-resistance, restraint, both are need to separate the self from the bodily pleasures and pain. चले आगे. Just as a doctor examines the health of a patient and prescribes the treatment, the Lord has examined the entire Prakriti, analysis it and diagnosed the disease. Prakriti has been neatly classified here. There is a principle in diplomacy that if we could create dissension and diversion in the enemy's camp, the enemy can soon be क्या लिखा है मैम? vanquished, गायब. Vanished.
या जीत The, लेना। the Lord has done the same here. एक्सलेंट। मैम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। ओके, जैसे तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हारा पहले एग्जामिन करेगा, बाद में ट्रीटमेंट देगा, राइट? फिर बताएगा क्या करना है। वैसे ही द लॉर्ड हैज एग्जामिन्ड द एंटायर प्रकृति, एनालाइज्ड इट एंड डायग्नोज्ड द डिजीज। डॉक्टर के जैसा ही काम भगवान ने किया है, एग्जामिन किया है, डायग्नोसिस किया है, बाद में बताया है कि क्या इसका प्रॉब्लम है। प्रकृति हैज बीन नीटली क्लासिफाइड हियर, यानी अभी आगे जो ये चैप्टर है 14 चैप्टर, उसके अंदर क्या है वो बताया। तो यहां पर इस चैप्टर में प्रकृति का पूरे तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है। देयर इज अ प्रिंसिपल इन डिप्लोमेसी दैट if we could create dissensions and divisions in the enemy's camp, diplomacy, being diplomatic, समझ में आता है ना? तो डिप्लोमेसी का एक प्रिंसिपल है कि शत्रु को कैसे हराने का तरीका क्या है? क्रिएट डिसेंशंस एंड डिविजन्स इन द एनिमीज कैंप। समझ में आ बात गया। समझ में आई? कि वहां पर उसके अंदर फूट डाल दो। The enemy can soon be vanquished. उसमें फूट डाल दी तो आसानी से तुम उसको जीत सकते हो। एंड लॉर्ड हैज डन द सेम थिंग हियर। तो ये चैप्टर के अंदर ये काम है कि कैसे उसको कमजोर किया जाए और फिर उसको उससे वैराग्य हो जाए। इंटरेस्टिंग ना? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर पढ़ने के लिए। अभी 4 बजने नहीं चाहिए, ऐसा हो रहा है। नहीं, ये इस पैराग्राफ पे अपन खत्म करेंगे क्योंकि सेकंड वाला 76 वाला पॉइंट जो है बहुत लंबा है और वो बीच में छोड़ने जैसा नहीं है। ठीक है। प्रकृति ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी बीइंग कंसिस्ट ऑफ 3 constitution. But just as in Ayurveda, the Indian system of medicine, nature is divided in 3 categories: Kapha, Pitta, and Vata. Prakriti has 3 gunas: Sattva, Rajas, and Tamas. All things compare of these 3 qualities, the difference being only in their proportion. Only when we separate the self from all of them could we succeed in separating it from the body. To examine this guna and to conquer them is the way to separate the self from the body. With restraint and firmness, we have to go on subduing and conquering them one by one and reach the final destination. कितना सिंपल बता दिया। जो तरीका उन्होंने बताया था कि एनिमी कैंप के अंदर उसको कमजोर कर दो, उसके टुकड़े कर दो, यहाँ पर उन्होंने बता दिया प्रकृति का 3 गुणों में विभाजन कर दो। यानी प्रकृति को जब इन 3 गुणों से बना हुआ तुम समझ लोगे, उसको अलग अलग देख लोगे, तो तुम्हारे लिए उसको छोड़ना आसान हो जाएगा। तब तुम उसको जीत पाओगे और गुणों के ऊपर जीत गए तो गुणातीत हो गए। कितना सिंपल है। इसलिए हम बार बार समझने की कोशिश करते हैं ना कि क्या सत्व है, क्या रजस है, क्या तमस है, कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, और लगातार सत्व को बढ़ाना है। तो उसको अलग अलग करके जब हम प्रकृति को देखेंगे सत्व रजस तमस करके, तो उसके ऊपर जीत पाना आसान है। जब तक वो इकट्ठा है तब तक वो सॉलिड है, तब उसके ऊपर जीत पाना मुश्किल है।
वेरी एंजॉयबल। मस्त है। इन्होंने ना फुटनोट दिया है चैप्टर नंबर 2 में, वो बाद में पढ़ लेंगे। वो वही है, प्रकृति क्या है। अच्छा 213 पढ़ लेते हैं, अभी है जो 5 मिनट उसमें, चैप्टर 2 में। पेज 36। The way to harmonize the two principles, renunciation of the fruit of actions. The Lord has no doubt enunciated the principles of life, but this in itself does not serve the purpose. These principles were already there in the Upanishad and the Smritis. To restate them is not the Gita's unique contribution that lies in explaining how these principles are to be translated into practice. It is non-solving this great problem that the ingenuity and uniqueness of the Gita lie. Yoga means nothing but the art of translating the principles of life into practice. The word Sankhya means principles or science, while yoga means the art of translating it into practice. Jnanadev, saying the yogis have mastered the art of living, proclaims this is an experiential fact. The Gita includes both Sankhya and yoga, the science and the art, respectively. And this has made her complete and perfect. When science and art unite, the beauty of the life blossom into its fullness. Science by itself remains on the abstract level. One may know the theory of music quite well, but the many splendored beauty of Nad Brahma, the supreme truth revealed in the sound of music, will be realized only when one has mastered the art of singing. That is why the Lord has taught not only the principles, but also the art of applying them to life. What then is this art? The art of practicing Swadharma, while realizing that the body is of little worth and that the self is imperishable and indivisible. Behind a man's action, there are generally two types of attitude. One of them is, if I do something, I shall definitely enjoy the fruit of my actions. I am entitled to it. The second attitude is, I shall not act at all if I am not going to enjoy the fruit of my actions. The Gita prescribes an altogether different attitude. It says, you must, of course, act, but do not have any claim over the fruit of your actions. One who acts is certainly entitled to enjoy the fruit of one's action, but one should voluntarily give up that right. That is, Rajas says, Rajas Guna. Okay, वो वहां पर वापस गया. I shall act only if I am going to enjoy the fruit of my action. Tamas says, if I am not going to enjoy the fruit, I shall not act at all. These attitudes are like two sides of the same coin. There is nothing to choose between the two. One should go beyond both of them and adopt pure sattva. One should act and then relinquish the fruits of action and act without any claim over them. The desire for the fruit should never be there, either before or after the action. Prakriti is that which is made up of sattva, rajas and tamas. रजस और तमस का क्या अच्छा बताया ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. इसलिए वो कॉइन को छोड़ ही देना है. और राइज अबव इट. गुणातीत. कितना सिंपल है. वैसा बोलने में सिंपल है, करो पता चले. बोलने में तो सिंपल है. गाएंगे जीवन में सिंपल हो जाएगा, बट उसको डंडा लेके लाना पड़ेगा पीछे पड़ के. हाँ, अपने पीछे पड़ जाओ तो हो सकता है. दूसरा कोई पीछे पड़ेगा तो नहीं होगा. अपने को ही अपने पीछे पड़ना पड़ेगा. खाना अपने मुंह में है, चबाना अपने को ही पड़ेगा. बराबर है. अपने को उतारना पड़ेगा. अपनी बॉडी उसको पचाएगी. अच्छा था, बट हमारे के अंदर असर होगा.
दूसरे के मुंह में खाना ठूस के अपना तो पेट नहीं भरने वाला, अपनी बॉडी को तो नहीं मिलने वाला। वाओ, सो नाइस। मिलते हैं मंडे को। यस। थैंक यू। Thank you, Miss.